नमस्कार, राधे राधे। आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ 2017 का जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसका एक पेपर पुराना, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्व करने के हमारे लिए ये फायदे हैं कि पहली बात तो हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उ- उस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट, यानी उसके जैसे और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन पर भी हम विश्लेषण करेंगे। तो आप इसे केवल पेपर का सॉल्व न समझें, जबकि ये समझें कि आपके एग्जाम में इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्नों के आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए, हम देखते हैं कि ये जो हमारा पेपर है, ये पेपर है 26 मार्च 2017 का, दोपहर वाली शिफ्ट का पेपर है। और ये पहला पार्ट है आपका पोषण और स्वास्थ्य। इसमें कुल 55 क्वेश्चन है, और 55 क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बड़े लंबे वीडियो को आप लोग देखते नहीं हो। इसलिए हम इसके 10-10 क्वेश्चन के पार्ट करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके डालेंगे। चलिए, तो हम बिना देरी करे सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा पहला क्या है? ये आपका पोषण एंड स्वास्थ्य वाला पार्ट है, और उसमें जो 55 प्रश्न है उनका पहला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से निम्न में से कौन सा है भैया। तो देखिए, विटामिन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन जल में घुलनशीलता के आधार पर आपको विटामिन याद रखना है। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलते हैं। विटामिन ए, डी, ई के, ये जो विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के, ये विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलते हैं, ये तेल में घुल जाते हैं। लेकिन बी और सी जो होते हैं ये हमारे जल में घुलते हैं। अच्छा, इसीलिए हम जो खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, दालों में विटामिन बी प्राप्त होता है। जब भी कभी हम दालों को उबालते हैं तो दालों का उबला हुआ पानी बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि उसमें उसके विटामिन चले जाते हैं। खट्टे फलों को हम काट कर धुलते नहीं है, क्योंकि उसमें विटामिन घुल के बाहर फेंक जाएगा, इसलिए। अच्छा, एक और चीज, विटामिन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। विटामिनों के रासायनिक नाम, विटामिन की कमियों से होने वाले रोग। देखिए, हमारे शरीर में जो मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व होते हैं, तो मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आते हैं। गौण मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें हमारे लिए विटामिन, मिनरल्स यानी खनिज लवण और फाइबर आते हैं। तो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। देखिए, इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी इसका पहला आंसर सही है। अब अगला इसका जो प्रश्न है वो है, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? अब आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या सुविधा दी जाती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो, सबसे पहली बात तो, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, यानी कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वहां पर शिक्षा दी जाती है, यानी प्री एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन। दूसरा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाती है। तीसरा जो है, ऐसे बच्चे जो कुपोषित हो गए हैं उनके लिए उचित पोषण की व्यवस्था की जाती है। और आंगनबाड़ी उनके स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करती है, टीकाकरण की भी देखभाल करती है। तो ये देखिए, स्वास्थ्य की जांच करती है, प्राथमिक टीकाकरण, चाहे तो गर्भवती माताओं का टीकाकरण हो, चाहे शिशुओं का टीकाकरण हो, या फिर पोषक पूरक पोषण आहार, जो बच्चों के लिए कुपोषित हो गए हैं, किन्हीं तत्वों की कमी हो गई है, प्रोटीन की कमी से, जैसे क्वार्सियोकर, मरासमस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो आंगनवाड़ी के माध्यम से हम बच्चों के लिए पैकेट्स में जो है खाना, ऐसे आहार जो उनके विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की पूर्ति कर सकें, वो देते हैं। तो यानी कि इसके आंगनबाड़ी के द्वारा ये तीनों काम किए जाते हैं। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम आंगनबाड़ी के बारे में जान लेते हैं। आंगनबाड़ी की स्थापना वर्ष 1975 में हुई, और यह भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसीडीएस कार्यक्रम का हिस्सा है। अब आपके सिलेबस में पोषण और स्वास्थ्य में दो टॉपिक हैं, एक है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और दूसरा है आईसीडीएस। एनआरएचएम का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और आईसीडीएस का मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा। तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवा। इस कार्यक्रम के तहत ही हमने वर्ष 1975 में आंगनबाड़ी की स्थापना की है, ठीक है। अब देखिए, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? हेपेटाइटिस बी
आपने सुना होगा। तो ये एक ऐसा रोग है जो हमारे लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन यकृत ही है, दूसरा फेफड़े, वृक्क, हृदय। तो अलग अलग बीमारियां होती हैं जो मनुष्य के शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करती हैं। तो आपके लिए इस वाले पार्ट से एक प्रश्न आने की संभावना पक्की है, इसलिए मैंने लगभग लगभग बहुत सारे यहाँ पर रोग जिन और उनसे होने प्रभावित होने वाले अंगों को बारे में बता दिया। जैसे कि आप देखिए, डिप्थीरिया जो होता है वो हमारी श्वास नली को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली को। जैसे ट्रोकोमा होता है, आंख का आना, तो ट्रोकोमा से हमारी आंख प्रभावित होती है, ट्रोकोमा आंख के आने को कहते हैं। मलेरिया आपने देखा, मलेरिया जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वह काटता है, उसकी लार में प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी पाया जाता है ना, प्रोटोजुआ। वो हमारे रक्त में आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं और तिल्ली को प्रभावित करता है। टिटनिस हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो में हमारी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। चेचक, छोटी माता, ये पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं। खसरा पूरा शरीर प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर, ये मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है और पूरे शरीर को यह प्रभावित करता है। प्लेग, फेफड़े और लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। निमोनिया में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्षय रोग मतलब तपेदिक या टीबी, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम से होता है, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। खांसी आती है, कफ आता है, कफ में खून भी आ जाता है, और डॉट्स नाम की दवाई टीबी के लिए दी जाती है। काली खांसी जिसे पर्टुसिस भी कहा जाता है, इससे भी फेफड़ा और गला प्रभावित होता है। दमा, ये भी सांस की बीमारी है, इससे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इन्फ्लूजा, इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। फ्लू, श्वसन तंत्र। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम कमी से होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं तो हड्डियों को प्रभावित करता है। एथलीट फुट, ये पैर सूज जाता है, आपके पैर हाथी के जैसा हो जाता है। घेंगा, इसमें थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है, ये आयोडीन की कमी से ये थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। और पीलिया, इसमें हमारा यकृत यानी कि हमारा लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। और दांत खाज से त्वचा, पायरिया से हमारे मसूड़े सूज जाते हैं, और एड्स से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। एड्स HIV वायरस से होता है ना, HIV वायरस से होता है। चलिए, तो ये इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप समझ रहे हो कि किस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बननेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब प्रोटीन नहीं पाया जाता रक्त में, लसिका में, कोशिका द्रव्य में या पित्तरस में। तो देखिए, रक्त होता है हमारा ब्लड, उसमें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं, और आप जानते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आपको मैंने बताया है कि हीम तो क्या है, लोहा है, और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो यानी रक्त में तो प्रोटीन होता है, लसिका में भी प्रोटीन होता है, और कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ, उसमें भी प्रोटीन होता है, क्योंकि कोशिका का कवर ही कैसे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन तीनों में तो प्रोटीन होता है, पर पित्त रस में नहीं होता। पित्त रस कहाँ से निकलता है? हमारे लीवर से निकलता है। यह एक क्षारीय द्रव होता है जो मृत कोशिकाओं के अवशेषों से इसका निर्माण होता है, जो हमारे भोजन में, पाचन में काम आता है, ठीक है। पित्तरस। तो अगला प्रश्न जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है कि गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। देखिए, हार्मोन्स आपके सिलेबस में है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां उन्हें कहते हैं जो हार्मोन्स स्त्रावित करती हैं। हार्मोन्स एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और शरीर में होने वाले चेंजेस के लिए उत्तरदायी होता है। अब अलग अलग ग्रंथियां, जैसे कहाँ पर कौन सी ग्रंथि है, तो हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ी ग्रंथि, जो सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, लेकिन उसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। उससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो भाई, ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे जो इसमें ये पूछा गया कि गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो हम पहले ये समझ लें कि पुरुष और स्त्री के दो अलग अलग हार्मोन्स हैं, खास तौर पे जनन हार्मोन। वैसे सारे हार्मोन्स कॉमन्स होते हैं, पर जो लिंग हार्मोन जिन्हें हम बोलते हैं, सेक्सुअल हार्मोन जिन्हें बोलते हैं, वो अलग होते हैं। पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में होता है, 3 होते हैं महिलाओं में।
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। इन्हें आप तीनों के नाम याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। अब यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हमारे इस गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्तनों की वृद्धि करता है। अच्छा, जो रिलैक्सिन होता है ना, वो जब प्रसव होता है, जब डिलीवरी होती है, तो गर्भाशय जो योनि मार्ग को बड़ा करने में, जिससे कि बच्चा गर्भ से आसानी से बाहर आ सके, उसके लिए उत्तरदायी होता है। और एस्ट्रोजन जो होता है, ये इस लड़कियों में लड़कियोचित लक्षण, जैसे कि आवाज का पतला होना, वक्षस्थल का बड़ा होना या कूल्हों का बड़ा होना, किशोर अवस्था में ये लड़कियों के जैसे विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। अच्छा, और हमारे अलग अलग ग्रंथियां हैं, जैसे कि ये मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड होती है, कान के नीचे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इससे एसटीएच, वृद्धिकारक हार्मोन या बहुत सारे हार्मोन, क्योंकि इस ग्रंथि से अनेक हार्मोन निकलते हैं, वो इन सभी ग्रंथियों को हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसी से कारण हम इस पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हमारे गले में होती है कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसकी कमी से हम देखते हैं कि मिक्सडमा, पैराथायराइडिज्म या जड़ मानवता जैसे रोग हो जाते हैं। और पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, इससे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, जिसकी मात्रा बढ़ने से हमें नींद आती है। ऐसे ही हमारे थाइमस ग्रंथि होती है, और हमारे गृहिणी या एड्रिनल अधिवृक्क उड़ो लड़ो हार्मोन्स निकलते हैं, इससे लैंगर हैंस द्वीप का अग्नाशय में पाई जाती है। अग्नाशय माने पैनक्रियास, जिसमें से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है। अंडाशय पुरुषों में महिलाओं में पाया जाता है, जिससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन तीन हार्मोन निकलते हैं। और वृषण से ये पुरुषों में पाया जाता है, इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन्स की बात कर ली हमने। अच्छा, अब अगले दिया है कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है? तो देखिए, टीकाकरण आपके सिलेबस में टॉपिक है, जिसमें आपको दो प्रकार के टीके याद करना है, गर्भवती महिला को लगने वाले टीके और शिशु और बच्चों को लगने वाले टीके। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट अभी स्टार्ट किया दीक्षा मैम ने, एक पहला वीडियो डाला था आपके लिए, उस सेकंड वीडियो वो आज या कल लेके आएंगी, तो आप उसको देख लेना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो गर्भवती महिला होती है, उसको खास तौर पे जो है दो टीके लगते हैं। एक तो लगता है टिटनेस का टीका। अब टिटनेस का टीका दो बार लगता है। पहला टिटनेस का जो टीका लगता है, वो गर्भावस्था के 24 सप्ताह के आसपास लग सकता है। गर्भावस्था, गर्भ धारण किया उसके 24 सप्ताह के अंदर लगता है पहला टिटनेस का टीका। और दूसरा टिटनेस का टीका, जो टीटी का टीका होता है, वो पहले टीके के 4 सप्ताह बाद लगता है। यानी पहला टीका लग गया ना, पहला टीका लगता है 24 सप्ताह के अंदर, और उसके 4 सप्ताह बाद लगता है दूसरा टीका। तीसरा टीका जो होता है, वो टीका होता है TDAP, मतलब टिटनेस, डिप्थीरिया और अकोशिए परटूसिस। TDAP का जो टीका होता है, ये तीसरा टीका होता है, ये लगता है 27 से 36 सप्ताह के बीच में। तो दो टीके याद करना है आपको, एक तो टिटनेस का टीका लगता है जो 2 बार लगता है, उसको 2 डोज लगते हैं, और एक लगता है TDAP का टीका। TDAP का मतलब टिटनेस, डिप्थीरिया और अकोशिए परटूसिस। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो आप देखिए, OPV ये नहीं दी जाती है, DPT भी नहीं दी जाती है, टिटनेस दी जाती है। तो उसका सही आंसर क्या है? टिटनेस। ठीक है, टिटनेस का टीका दिया जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि टोकोफेरोल के नाम से जाने जाने वाला विटामिन कौन सा है? देखिए, ये टोकोफेरोल क्या है? हर विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है, हर विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है, जो आपको अच्छे से याद करना है। क्या? जैसे कि विटामिन A का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम होता है थायमिन। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि विटामिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि विटामिन B1, B2 है ना, B5, B12, इस तरह के विटामिन का एक ग्रुप होता है, इसलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब उसके अलग अलग नाम होते हैं। क्या क्या याद करना होता है विटामिन से? विटामिन का नाम, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी, और विटामिन के स्रोत, यानी किन चीजों से वह विटामिन हमको प्राप्त होता है। तो वेरी मोस्ट टॉपिक, इसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि इससे कम से कम 3, अभी आप देख रहे हैं इस पेपर में, इसी पेपर में 5 क्वेश्चन के लिए विटामिन से हैं। तो आप इससे समझ जाइए कि इतना कितना महत्वपूर्ण होगा ये। तो देखिए, विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, अब इसमें
टोकोफेरोल किसका नाम है? तो टोकोफेरोल को आप याद कर लेना कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। सबके नाम दिए मैंने, विटामिन ई का रेटिनॉल। आप मेरे साथ बोलते चला करें, रिवाइज करते चला, जिससे कि आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। विटामिन बी वन का नाम है थाइमीन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, याद रखना। विटामिन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है, वो विटामिनों का समूह है। बी वन रस थाइमीन है। बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन। बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन। बी थ्री का नाम है नियासिन, या इसको हम निकोटिनेमाइड भी कहते हैं। विटामिन सी वेरी मोस्ट खट्टे फलों में पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है। विटामिन बी, विटामिन डी, ये विटामिन डी और विटामिन के दो ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। विटामिन डी बनता है त्वचा में, ठीक है, और विटामिन के बनता है हमारी बड़ी आंत में। तो विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। हड्डियां खराब हो जाती हैं विटामिन डी कमी से। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोकिबनोन, फाइलोकिबनोन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमारे स्कर्वी रोग हो जाता है और दांतों में। और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। याद रख लेना, इनके रासायनिक नाम में से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। विटामिन से अकेले 5 क्वेश्चन इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8वां है और इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था व्यापम द्वारा। क्यों कर दिया गया था इसके मैं बताने वाला हूं। देखिए हुआ क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें इंग्लिश में और हिंदी ट्रांसलेशन में अंतर किया गया है। इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया। इसमें से पेपर में कम से कम 3 से लेकर 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे, और आपके पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन्हें बाद में कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि वो मिसप्रिंट या कुछ आंकड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को व्यापम कैंसिल कर देता है। तो क्या है इसमें क्या पूछा जा रहा है? इंग्लिश में लिखा है बाल शक्ति योजना, और हिंदी में ट्रांसलेट क्या किया है? परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई किसको सही माने? अब ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या आप करोगे? हिंदी में कुछ और पूछ रहे हैं, इंग्लिश में कुछ और पूछ रहे हैं। तो आपको मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप उस समय इंग्लिश में जो भी प्रश्न है उसी को सही माने, अकेला हिंदी पढ़ के आगे ना बढ़ें। क्योंकि इंग्लिश जब आप पढ़ोगे तो आपको देखिए इसमें आंसर बाल शक्ति योजना, इसका आंसर भी क्या माना उन्होंने? इसका आंसर उन्होंने जो माना है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। बाल शक्ति योजना का यही उद्देश्य था कि जो बच्चे गंभीर कुपोषित हो गए हैं उन लोगों के उपचार के लिए, उनके कुपोषण से उन्हें निकालने के लिए उन्हें संतुलित आहार दिया जाए, इसलिए बाल शक्ति योजना चलाई गई थी। जबकि परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, गर्भ निरोधक गोलियां, इन सब का प्रचार करना जिससे कि जनसंख्या में स्थिरता आ जाए। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर उन्होंने क्या माना है? गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। जबकि हिंदी अर्थ परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए था? जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए था, लेकिन पर ये नहीं है। क्या माना गया? गंभीर कुपोषण। इसीलिए इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। अब हम बाल शक्ति योजना के बारे में जान लें। बाल शक्ति योजना ग्रेड 3 ग्रेड 4 कुपोषण दर में 1% कमी लाना है। इस योजना का मकसद गंभीर कुपोषण को कम करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। देखिए शुरू के 3 महीने तक तो महिला के वजन में ज्यादा वृद्धि नहीं होती, पर क्योंकि 3-4 महीने तक गर्भस्थ शिशु का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो रहा होता है, पर चौथे महीने के बाद से महिला के वजन में वृद्धि होना शुरू होती है, क्योंकि उसके अंदर गर्भस्थ शिशु का विकास होने लगता है, तो महिला का भी वजन बढ़ने लगता है। तो हम ये पूछना कि जब गर्भावस्था पूरी हो जाती है तो महिला का कुल वजन कितना बढ़ जाता है? तो ये आप याद रख लेना 12 किलोग्राम। हालांकि इसका सही आंसर होता है कि 12 से 16 किलोग्राम अलग अलग महिलाओं का वजन अलग अलग बढ़ता है, हाईएस्ट। तो सही आंसर क्या है? 12। देखो इसमें आप अगर ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन भी इससे भी हल कर सकते हैं। 25 किलोग्राम बहुत ज्यादा है, 20 किलोग्राम ज्यादा है, 18 किलोग्राम ज्यादा। देखो इस 12 से 16 टोटल है, तो सही आंसर क्या माना हमने? 12 माना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता। किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता। आयरन मतलब होता है लोहा। ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, और हीमोग्लोबिन से बनता है आरबीसी। और आरबीसी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सांस लेते हैं, वो पूरी ऑक्सीजन को हमारा आरबीसी ही पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। आरबीसी बनती है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, हीम लोहा, ग्लोबिन प्रोटीन। अगर लोहा नहीं होगा तो आरबीसी नहीं बनेगी, और आरबीसी नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो श्वसन प्रक्रिया नहीं होगी, और श्वसन प्रक्रिया नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो आप कोई काम, उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए लोहे का होना जरूरी है। अब कितनी मात्रा में लोहा चाहिए किसको? किशोर अवस्था में लड़कियों के लिए। ध्यान रख लेना, दो लोगों को, एक तो गर्भवती महिला को और एक किशोरी लड़कियों को हमेशा हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, और इसकी पूर्ति के लिए आंगनबाड़ी आपको फॉलिक एसिड और आयरन की लाल कलर की गोलियां प्रत्येक मंगलवार को खिलाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई इसमें सही आंसर कितना है? 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन देना है। अब आयरन कैसे मिलेगा? आप पालक के पत्ते खाएं, आप लोही कढ़ाई बने भोजन करें, आप भाजी बथुआ अन्य पत्तेदार सब्जियां खाएं, उनसे आपकी आयरन की पूर्ति हो जाएगी। साथ में मैंने पूरा चार्ट दे दिया है कि भाई किसको कितना लोहा चाहिए। अगर सामान्य पुरुष है तो उसको 28 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए, अगर सामान्य महिला है तो उसके लिए 30 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। लेकिन याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट, गर्भवती अवस्था में धात्री माता और किशोरी लड़कियां, इनका विशेष याद रख लेना, क्योंकि इनका ही पूछा जाएगा। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाइजर बनने जा रहे हैं तो आपका पाला इनसे ही पढ़ना है। गर्भवती गर्भावस्था में 38 मिलीग्राम, और धात्री माता मतलब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दूध पिलाने वाली माँ, उसके लिए 30 मिलीग्राम। साथ में लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए हमने 19, 28, 30, यानी कि हम 28 से 30 मिलीग्राम चाहिए। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगले पार्ट में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन इसी के आगे लेके आने वाला हूं, तो आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक प्रश्न से संबंधित मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको करा दिए। यह पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमारे एप्लीकेशन में फ्री मटेरियल में मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाएं और उसे डाउनलोड करें। ठीक है, धन्यवाद।